हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ऑफलाइन गुरुजी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, कोरोना से बच के रह रहे होंगे। ज़रूरत पड़ने पर घर से बाहर तभी निकल रहे होंगे जब आपको बहुत ज़रूरत पड़ रही होगी। मास्क का ज़रूर यूज कर रहे होंगे, 2 गज दूरी ज़रूर रख रहे होंगे एक दूसरे से। दोस्तों, ये समय कोरोना का केस घट रहा है। ये सभी आप लोगों का सार्थक प्रयास की वजह से भारत में कोरोना का केस धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ज़रूरत पड़े तो आप जाके अपना वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिएगा अपना समय आने पे। ठीक है दोस्तों, चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, एक फेमस क्यूट है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये तो कुछ बात नहीं है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, आप इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। कहने का सीधा सा मतलब है कि आप मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए, एक न एक दिन आप ज़रूर सक्सेस होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए 50 क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न है कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों, वो आपका क्या होगा? हैदराबाद होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। भारत में यूरेनियम खदान कहाँ है? दोस्तों, इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला खेतड़ी, दूसरा अलवाय, तीसरा जादूगोड़ा, चौथा है सिंहभूम। तो दोस्तों, भारत में यूरेनियम का खानदान पूछा जाए, यूरेनियम का खदान कहाँ होता है, तो ये आपका जादूगोड़ा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छी समझ में आया होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? दोस्तों, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है, 4, 6, 8 और 10। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ना तो 4 होगा, ना तो 8 होगा, ना तो 10 होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में किस उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी का निवेश हुआ है? इसके लिए 4 ऑप्शन है, उर्वरक उद्योग, रंग रोगन उद्योग, लौह इस्पात उद्योग और दवा व रसायन उद्योग। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है आपका लौह इस्पात उद्योग। ठीक है दोस्त, चलिए, तो पूछा जाए कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है, तो आप बताओगे लौह इस्पात उद्योग में। ठीक है, चलिए दोस्तों, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? इसका पहला ऑप्शन है 1961, पहला ऑप्शन है 1961, दूसरा ऑप्शन है 1974, तीसरा ऑप्शन है 1988 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों 1974 में की गई थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो लोग कृषि पे हैं, सबसे ज़्यादा लोग किस पे हैं? कृषि पे हैं। लेकिन कृषि तो आप समय है नहीं, तो कृषि के बाद सबसे ज़्यादा लोग कपड़ा उद्योग पे सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको पता है कि बालू वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ? राजस्थान में है। तो वहीं से जो है आपके भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? राजस्थान है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था?
इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला है श्रीरामपुर, बालीगंज, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में कहाँ लगाया गया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका क्या, लखनऊ। ठीक है दोस्त, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में कहाँ लगाया गया था, लखनऊ में लगाया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। दोस्तों इसके लिए जो 4 ऑप्शन दिया गया वो ये है। पहला है आपका बेंगलोर, दूसरा है झारखंड, तीसरा है कानपुर, चौथा है आपका चेन्नई। ठीक है दोस्त, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी वो आपको बेंगलोर की कही जाती है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों बेंगलोर को क्या कहा जाता है, बेंगलोर का और नाम भी है, इसको जो है सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ज़्यादा बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। दोस्तों भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना जो है आपका मुंबई में स्थापित हुआ था, कि चेन्नई में स्थापित हुआ था, कि छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ या फिर कोलकाता में। तो दोस्तों सोच के बताइए भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना तो वो चेन्नई होगा, ना तो छत्तीसगढ़ होगा, और ना ही वो क्या होगा, कोलकाता होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना मुंबई में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया कहाँ पे किया गया दोस्तों। इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भिलाई, दूसरा ऑप्शन है जमशेदपुर, तीसरा ऑप्शन है बोकारो, चौथा ऑप्शन है कोलकाता। दोस्तों सोच के बताइए भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट का शहर कहाँ स्थापित किया गया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर खोज लिया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों वो है आपका जमशेदपुर। ठीक है, तो भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया था, जमशेदपुर में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। दोस्तों भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 14, चौथा ऑप्शन है दोस्तों 18। तो दोस्तों सोच के बताइए भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर खोज लिया होगा या आपको पता होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों वो क्या है, 18। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 18। अब आइए दोस्तों इसको जान लेते हैं कि 18 क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों आइए देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन डी है। दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता ताकि जगह मिल जाए। आइए दोस्तों इसको विस्तार से देखते हैं। दोस्तों ये एक लाइन खींच दीजिए, एक लाइन ऐसे खींच दीजिए। यहाँ पे आपका क्या है नॉर्थ, यहाँ पे आपका क्या है साउथ, यहाँ पे आपका क्या है ईस्ट, यहाँ पे आपका क्या है वेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो अगर उत्तर रेलवे की बात किया जाए तो आपकी क्या मानना है, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। और दक्षिण रेलवे बात करनी है तो चेन्नई। ठीक है, और बीच में अगर बात करनी है तो मुंबई वीटी, मुंबई वीटी। यहाँ पे बात करनी है तो मुंबई चर्च गेट। यहाँ पे बात करनी है तो कोलकाता। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है तो आप बताओगे सर नई दिल्ली में है। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है तो आप बताओगे चेन्नई में है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मध्य, तो आप बताओगे सर मुंबई सीएसटी में है। ठीक है, आप पूछोगे कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है तो आप बताओगे मुंबई चर्च गेट। ठीक है दोस्तों,
मुंबई चर्च गेट। अब जो है यहाँ आते हैं पूरब। पूरब में जो पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो क्या है? कोलकाता। तब दोस्तों ठीक है, यहाँ पे आप बीच में आओगे तो आपको पड़ेगा इलाहाबाद। क्या पड़ेगा दोस्तों? इलाहाबाद। और यहाँ बीच में पड़ोगे तो क्या पड़ेगा? सिकंदराबाद। देखो दोस्तों, ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी मध्य रेलवे, तब आप बताओगे इलाहाबाद। दक्षिणी मध्य रेलवे, तब आप बताओगे सिकंदराबाद। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। दोस्तों अगर पश्चिमी मध्य रेलवे पूछा जाए तो आप यहाँ पे मारना जबलपुर। जबलपुर कहाँ है? एमपी में। और आपको अगर यहाँ मारे तो आप बताना हाजीपुर। देखो दोनों में पूर आ रहा है और दोनों में बाद आ रहा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी मध्य रेलवे, तो आप बताना जबलपुर। पूर्वी मध्य रेलवे, तब आप बताना हाजीपुर, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों एक लाइन ऐसी जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये वाली जो जाती है इसका नाम है हुबली। हुगली है कि हुबली है? हुबली है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? हुबली। और यहाँ पे क्या है? गोरखपुर। मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गोरखपुर कहाँ है, तो आप बताना नॉर्थ ईस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका गोरखपुर में है। और साउथ वेस्ट का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? हुबली में है, ठीक है दोस्तों। एक लाइन यहाँ से खींच दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? जयपुर। और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? कोलकाता। तो आपसे पूछा जाए दोस्तों साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताने सर कोलकाता में है। क्या बताओगे दोस्त? कोलकाता में है। और उत्तरी पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पश्चिमी रेलवे, उत्तर और पश्चिम रेलवे ये है ना। तो इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जयपुर में है, ठीक है दोस्त। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों दक्षिण में मध्य रेलवे भी बता दिए, सिकंदराबाद, ठीक है दोस्त। तो इस प्रकार जो है आप पूरा करके याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? दोस्तों अगर भारत में पूछा जाए कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं, तो भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं, कि 2 प्रकार के रेल मार्ग हैं, कि 4 प्रकार के रेल मार्ग हैं, कि 5 प्रकार के रेल मार्ग हैं। आपसे में तो यही दिया है 2, 3, 4, 5, ठीक है दोस्तों। तब आप सोच के बताइए कि भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर पता चल गया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों वो है भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग? भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। कौन कौन? भारत में दोस्तों बड़ी लाइन होती है, एक क्या होती है? बड़ी लाइन होती है। बड़ी लाइन के बाद एक होती है मीटर गेज, ठीक है। मीटर गेज के बाद एक होती है नैरो गेज। क्या होती है दोस्तों? नैरो गेज, ठीक है। दोस्तों अगर बड़ी लाइन की जो बात की जाए चौड़ाई है वो है 1.676 मीटर। मीटर गेज की जो है वो 1 मीटर है, ठीक है। और जो नैरो गेज है, जो नैरो गेज वो है आपकी 0.610 मीटर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि ये बड़ी लाइन मीटर गेज है, नैरो गेज है क्या? दोस्तों देखिए जो ट्रेन चलती है, आपने देखा होगा ट्रेन जब ऐसे चलती है ना। ट्रेन जब चलती है ऐसे, तो जो दो पटरियों के बीच में जो होती है ना दूरी, चौड़ाई जिसको आप कह सकते हो, ठीक है दोस्तों, जिसको आप चौड़ाई कह सकते हो, ये चौड़ाई, जैसे पटरी लंबी से जा रही है इसके बीच में जो चौड़ाई होती है उसकी चौड़ाई की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो उसकी चौड़ाई की जो है क्या कर रहा है? बात कर रहा है। तो दो पटरियों के बीच की जो चौड़ाई होती है दोस्तों, सबसे बड़ी जो होती है वो क्या होती है? बड़ी लाइन, ठीक है, बड़ी लाइन होती है। फिर इसके बाद कौन होती है? मीटर गेज होती है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद क्या होती है? नैरो गेज होती है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है, तो आप बता देना सर 3 प्रकार के रेल मार्ग। कौन कौन? बड़ी लाइन, मीटर गेज और नैरो गेज। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छी समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में बंदरगाह की संख्या कितनी है? दोस्तों, भारत में बंदरगाह की संख्या कितनी है? तो आइए इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा। तो दोस्तों, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका 8, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 13, चौथा ऑप्शन है 17। तब सोच के बताइए दोस्तों, भारत में बड़ी बंदरगाहों की संख्या कितनी है? उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर खोज लिया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों, वो होगा 13। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 13। कौन कौन से है? आइए उसके लिए विस्तार से चर्चा करते हैं दोस्तों। इससे पहले कि मैं ये देखिए, यहाँ पे ऐसे मैं इंडिया का नीचे वाला मैप बना देता हूँ, क्योंकि नीचे ही वाला तो हमारा जो है भारत है, जो समुद्र के किनारे है। तो दोस्तों, अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में आपका एक बंदरगाह मुख्य, उसका नाम है कांडला। क्या है दोस्तों? कांडला। दोस्तों, गुजरात के नीचे आते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपके 2 बंदरगाह हैं। एक का नाम तो न्हावा शिवा है, न्हावा शिवा। एक का नाम है मुंबई। ठीक है दोस्तों, मुंबई। ठीक है, फिर उसके नीचे अगर आप आओगे तो आपके गोवा में पड़ेगा। दोस्तों, गोवा में जो बंदरगाह का नाम है उसका नाम है मर्मगोवा। मर्म गोवा। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों गोवा के नीचे आप आओगे कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक में की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में एक बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू मंगलुरु। क्या है दोस्तों? न्यू मंगलुरु। दोस्तों, उसके बाद आप नीचे आ जाइए केरल। दोस्तों, केरल में भी एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोच्चि। क्या है दोस्तों? कोच्चि। कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बंदरगाह जो है आपके किधर है? पश्चिमी साइड में। अब आप आइए इधर तमिलनाडु साइड में। दोस्तों, तमिलनाडु साइड में 3 बंदरगाह हैं। जो सबसे नीचे जो बंदरगाह है दोस्तों, उसका नाम है टूटीकोरिन। क्या है दोस्तों? टूटीकोरिन। उसके ऊपर है चेन्नई। क्या है दोस्तों? चेन्नई। और इसके ऊपर क्या है दोस्तों? एन्नावर। क्या है दोस्तों? एन्नावर। तो आपसे पूछा जाए तमिलनाडु में कितने बंदरगाह हैं, तो आप बताना 3 बंदरगाह। भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा बंदरगाह है, तो आप बताओगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में मुख्य मुख्य कितने बंदरगाह हैं? 3 बंदरगाह हैं। ठीक है, फिर इसके ऊपर आप आओगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बाद ऊपर जाओगे आप उड़ीसा। उड़ीसा में भी एक बंदरगाह है। उसका नाम है दोस्तों, उड़ीसा में जो बंदरगाह है उसका नाम है पारादीप। और उड़ीसा का ऊपर एक बंदरगाह है। उड़ीसा के ऊपर कौन सा राज्य पड़ता है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी कोलकाता है, वो भी क्या है? एक बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो कितने बंदरगाह हुए दोस्तों? पश्चिम में तो 6 है, पूरब में देख ले 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 तो ये भी हो गया। 6 दूनी 12 बंदरगाह। आप कहोगे सर आपने तो 13 बता दो। जो 13वां बंदरगाह है ना दोस्तों, वो आपका अंडमान निकोबार में है। कहाँ है? जो यहाँ पर नीचे अंडमान निकोबार पड़ता है दोस्तों, वहाँ पे जो है बंदरगाह है। अंडमान निकोबार में भी कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। वही जो है
एक 13वां बंदरगाह है। तो दोस्तों कुल मिला के अगर पूछा जाए भारत में कुल कितने बंदरगाह, तो आप बताना दो सर। कुल भारत में 13 मोटे मोटे बंदरगाह हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें से पूछा जाए कि कौन वाला नेचुरल है और कौन वाला कृत्रिम है। दोस्तों कृत्रिम में सिर्फ 3 ही चीज़ आपको याद रखनी है। कृत्रिम में कौन कौन याद रखना है? एक तो आपका महाराष्ट्र में जो है उसका नाम है इन्हावा सेवा। क्या है दोस्तों? इन्हावा सेवा। ये आपका क्या है? कृत्रिम है। ठीक है। फिर एक है आपका चेन्नई। चेन्नई भी आपका क्या है? कृत्रिम है। फिर एक आपका है एन्नौर। ये क्या आता है दोस्तों? एन्नौर। एन्नौर भी क्या है? कृत्रिम है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझते हैं। दोस्तों ये जो 13 में से जो 3 बंदरगाह के नाम मैंने बताया है, वे तीनों बंदरगाह आपके क्या है? कृत्रिम है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छी समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो मैंने बता दिया इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों कि भारत में बड़ी बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13 है। कितनी है दोस्तों? 13 है। चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों 215वां क्वेश्चन है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। दोस्तों भारत का 40% जो सड़क परिवहन होता है वो किससे होता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है राजकीय मार्ग से, ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग से, तीसरा ग्रामीण सड़कों से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किससे? दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न का उत्तर पता कर लिया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है वो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छी समझ में आया होगा। राष्ट्रीय मार्ग को इंग्लिश में क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेशनल हाईवे। तो दोस्तों क्यों ना आज नेशनल हाईवे के बारे में कुछ कंसेप्ट पढ़ लिया जाए, इतने बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल हाईवे। दोस्तों अगर मैं नेशनल हाईवे की बात करूं, दोस्तों पहले तो मुझे इंडिया का मैप बनाना पड़ेगा। इंडिया का मैप बना लेता हूँ इससे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये ऐसे ही बना दिया रफली। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं NH1 की बात करूं, तो देखिए NH1 जो है ये आपके दिल्ली से स्टार्ट हुआ। दिल्ली से स्टार्ट हुआ NH1, कहाँ गया? अमृतसर। क्या नाम है? NH1। मान लीजिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको 1 कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इतनी समझ लीजिएगा ये 1 है। दोस्तों ये दिल्ली से आप जब कोलकाता जाओगे तो ये आपका NH क्या है? 2 है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छी समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये जो NH1 है वो आपका दिल्ली से कहाँ जा रहा है? अमृतसर। NH2 कहाँ जा रहा है? दिल्ली से कोलकाता। दोस्तों जो NH1 है और जो NH2 है वो दोनों मिला के आपका क्या बनता है दोस्तों? GT रोड बनता है। क्या बनता है दोस्तों? GT रोड, जिसका पूरा नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है दोस्तों, तो NH1 और NH2 ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इसी को क्या बोला जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर मैं आगे की बात करूँ तो NH3 जो है वो आपका आगरा से स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, आगरा से चलिए कहाँ? मुंबई, ये हो गया आपका 3। मुंबई से चलिए चेन्नई, ये हो गया 4। चेन्नई से चलिए कोलकाता, ये हो गया 5। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? फिर जो है कोलकाता से आप चलिए कहाँ? मुंबई, क्या हो गया? 6। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं? दोस्तों NH3 की बात की जाए तो आपको यहाँ से चलता है, कहाँ से? आगरा। आगरा से मुंबई NH3, मुंबई से चेन्नई NH4, NH5 चेन्नई से लेकर कोलकाता, NH6 कोलकाता से लेकर के दोस्तों
मुंबई तक जाता है। ठीक है दोस्तों। NH7 जो जाता है दोस्तों, वो हमारा बनारस से स्टार्ट होता है। बनारस से, उत्तर प्रदेश में की बनारस ज़िला है, जहाँ से मैं भी पढ़ा रहा हूँ आपको। तो यहाँ से अगर स्टार्ट होगा तो यहाँ से जाता है सीधे यहाँ कन्याकुमारी तक। ये आपका NH क्या है दोस्तों? NH7 है दोस्तों। अगर मैं यही लाइन और ऊपर श्रीनगर से मिला दूँ, ठीक है दोस्तों, कहाँ से मिला दूँ? श्रीनगर से मिला दूँ, तो ये आपका हो जाता है क्या? NH44। तो दोस्तों एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछ देगा कि भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सी है, तो आप बताओगे NH7। लेकिन यदि आपसे में NH44 भी दिया है, तब तो NH44 सबसे लंबी होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि NH44 सबसे लंबी है। उससे छोटी लंबी कौन है? NH7 है। दोस्तों सिंपल आपको ये पता चल रहा है भाई, NH44 भारत के उत्तर से आप पूरा दक्षिण तक जा रहे हो। NH7 तो बीचों बीच से जा रहा है ना, बीचों बीच से, तो बीच से जा रहा है, तो छोटा ही होगा। NH44 सबसे बड़ा होगा। तो दोस्तों अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नेशनल हाईवे का नाम बताओ, तो आप बताओगे NH44। अगर ये आप सब में नहीं होगा तब आप NH7 मानना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? दोस्तों अगर भारत में पहली बार जनगणना की बात की जाए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी दोस्तों, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1861, दूसरा ऑप्शन है 1872, तीसरा ऑप्शन है 1886, चौथा ऑप्शन है 1899। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसमें से क्या उत्तर होगा? दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न का उत्तर पता है या बताएंगे। आप इस प्रश्न का उत्तर क्या बताओगे दोस्त? आप बताओगे कि भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी दोस्तों, वो आपकी हुई थी 1872 में। किसके समय हुई थी दोस्तों? उस समय जो लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड मेयो है ना, जो लॉर्ड मेयो था 1872 में, वो हमारे भारत का क्या था? वाइसराय था। तो उस समय जो है पहली बार क्या हुई थी? जनगणना हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो फिर दोस्तों नियमित देखो, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तब आप बताना 1872 में लॉर्ड मेयो ने। लेकिन पूछा जाए कि भारत में नियमित रूप से जनगणना कब से स्टार्ट हुई, तब बताना सर 1882 से, 81-82। ठीक है दोस्तों, 1881-82 से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। तो शुरुआत किसने किया था? तो शुरुआत किया था आपका लॉर्ड रिपन। कौन था दोस्त? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन उस समय भारत का वायसराय था, जिसने 1882 से रेगुलर चालू किया जनगणना। ठीक है, लेकिन पहली बार जो हुआ था वो 1872 में हुआ था। तो दोस्तों यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो 2021 आएगा वो कौन सी जनगणना होगी, तो कुछ मत करिए, सिंपल से याद हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करना है दोस्तों। इसके लिए आपको याद करना होगा, सबसे पहली तो हुई थी 1872 में, फिर 1881 में हुआ, फिर नियमित 10 साल पर होने लगा था 1891, फिर 1901, 1911, 1921, 1931, 1941। क्या दोस्तों? 1941। 1941 के बाद क्या होगा दोस्तों? 51, 51 के बाद 61। ठीक है दोस्तों, 61, 61 के बाद 71, 71 के बाद 81, 81 के बाद 1991, 1991 के बाद 2001, 2001 के बाद दोस्तों 2011, 2011 के बाद दोस्तों 2021। तो आपसे पूछा जाए कि 2021 में कौन से नंबर की जनगणना होगी, तो दोस्तों कुछ मत करिए, अब आप गिन लीजिए, सिंपल है।
गिन लीजिए। 1851 में पहला, 81 दूसरा, 51 में तीसरा, 1901 चौथा, 1911 पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ठीक है। आठवां के बाद नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि 2021 में कौन से नंबर की जनगणना होगी, तो आप बताना सर 16वीं नंबर की जनगणना होगी। कौन सी? 16वीं नंबर की जनगणना होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आपको अच्छी समझ में आई होगी। तो दोस्तों चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से बता दूँ, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुई थी 1872 में। लेकिन पूछा जाए भारत में पहली बार नियमित रूप से जनगणना कब से स्टार्ट हुई, तो आप बताओगे 1881 में लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन उस समय भारत का वायसराय था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप गलती नहीं करेंगे। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है तृतीय, चौथा ऑप्शन है चतुर्थ। तो बताइए दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न का उत्तर जान लिया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है कि भारत का कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि में, दोस्तों द्वितीय स्थान है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि पहला कौन है। दोस्तों उसके लिए एक फेमस ट्रिक है CIAIB। सी से चाइना, आई से इंडिया, ई से अमेरिका, आई से इंडोनेशिया, ठीक है, अभी से ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान है, उसके बाद की बात किया जाए तो बांग्लादेश है, उसके बाद बात किया जाए तो दोस्तों रूस है। ठीक है, पहला नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, पाँचवें नंबर पे ब्राज़ील, छठवें नंबर पे पाकिस्तान, सातवें नंबर पे बांग्लादेश और आठवें नंबर पे रसिया। दोस्तों सिंपल है, कैसे याद करोगे? CIAIB करके याद कर लो। उसके बाद जो है दोस्तों CIA जो है वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम है, और IB आपको पता है हमारे भारत की खुफिया एजेंसी का नाम है। तो आप सिंपली से याद कर सकते हो CIA और IB। ठीक है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद ये क्या है? ये P। दोस्तों ये पाकिस्तान बांग्लादेश तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी है, तो इनको तो भी आप सिंपल से याद कर सकते हैं। इसके बाद रसिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर था कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो आप बताओगे इसे द्वितीय स्थान है। लेकिन दोस्तों यदि मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछूं कि भारत का कौन सा स्थान है, तब आप क्या बताओगे? तब आप बताओगे सर कि 7वां स्थान है। कैसे बताओगे भाई? चाहिए इसके लिए भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक है, रुक। क्या है दोस्तों? एक मिनट, रुक, रुक चीन, रुक चीन, अब आ भारत। ठीक है दोस्तों, अब बताइए कैसे होगा? दोस्तों रुक चीन अब आ भारत। दोस्तों जो यहाँ पे रू है, रूस हो गया आपका रूस। क्या हो गया दोस्तों? रूस। रूस से हो गया आपका रूस। क से हो गया कनाडा, चीन से हो गया चीन, अ से हो गया अमेरिका, ब से हो गया ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, ब्राज़ील। आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। अब भा से हो गया भारत। दोस्तों पहला नंबर देखिए दोस्तों, ठीक तो बन गया, लेकिन इस समय जो है अब अमेरिका आगे हो गया है, चाइना पीछे हो गया है।
ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल में। तो पहला नंबर पे आप बताओगे क्षेत्रफल में कौन है? रूस। दूसरे नंबर पे क्या बताओगे दोस्तों? कनाडा। तीसरे नंबर पे क्या बताओगे दोस्तों? मैंने बताया ना, अमेरिका आगे हो गया, चीन पीछे, तो अमेरिका तीसरे पे आ गया है, चाइना चौथे पे आ गया, ब्राज़ील आपका पाँचवें पे आ गया, ठीक है। छठवें पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, भारत आपका सातवें पे है दोस्तों। इसके बाद की अगर बात किया जाए तो अर्जेंटीना आता है, अर्जेंटीना नंबर 8 पे आता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सोच के बताइए। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गोवा, तीसरा है गुजरात, चौथा है पश्चिम बंगाल। सोच के बताइए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न का उत्तर जान लिया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों, भारत के सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है गोवा, ठीक है दोस्त। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। नीलगिरी, हरियाणा, मिजोरम, राजस्थान। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर है हरियाणा। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है दोस्तों? हरियाणा। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? उसके लिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। बिहार, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो दोस्तों भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों केरल होगा, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसके लिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर जान लिया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी कि हर 1 वर्ग किलोमीटर में कितने अधिक से अधिक लोग रहते हैं। तो अगर जनसंख्या घनत्व में सबसे कम बोला जाए तो अरुणाचल प्रदेश है, सबसे ज़्यादा बोला जाए तो बिहार है। जनसंख्या घनत्व में, पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा पूछे तो बिहार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिया गया। गोंड, भील, संथाल, थारू। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर जान लिया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा? गौड़। गौड़ एक जनजाति जो सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पाई जाती है? एमपी, मध्य प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों थारू के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। थारू के बारे में पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि दिवाली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाई जाती है? थारू मनाते हैं लोग, ठीक है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो दोस्तों आपको पता है ये हमारा इंडिया ऐसी जगह है। सबसे ऊपर जो है वो आपका क्या है? जम्मू कश्मीर। सबसे नीचे क्या है? केरल। उससे भी नीचे जाओगे तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाना पड़ेगा, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जिसको बोलते हैं। इस सबसे पूरब में अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम में अगर बात किया जाए तो गुजरात। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपने जान लिया होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ऑप्शन दी दिया है। ऑप्शन पहला है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, पहला। दूसरा ऑप्शन है असम और गुजरात, तीसरा ऑप्शन है असम और राजस्थान, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न का उत्तर जान लिया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर था वह है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। मैंने आपको बता भी दिया। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है?
दोस्तों इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन सिंधी, दूसरा ऑप्शन खरुष्टी, तीसरी ऑप्शन ब्राह्मी और चौथा ऑप्शन है प्राकृत। ठीक है, बताइए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न का उत्तर जान लिया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? ना तो सिंधी है, ना खरुष्टी है, ना प्राकृत है। ब्राह्मी जो है भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत कब से हुई है? भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत कब से हुई है? उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों 1960 में। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत जो है 1960 में होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? तो दोस्तों भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? जैसा कि आपको पता है कि भारत किसका हिस्सा है? सार्क देश का हिस्सा है। सार्क, सार्क क्या है? SAARC, साउथ साउथ एशियन एसोसिएशन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका ये क्या होता है? फुल नेम होता है। तो इसी नाम से आपको पता चल गया है कि भारत किस में पड़ता है? साउथ एशिया में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दक्षिण एशिया में पूछा जाए कौन कौन से देश हैं, तो जो सार्क में होंगे वही आपको दक्षिण एशिया में आएंगे, है ना। कैसे? सार्क में कौन कौन देश आते हैं? तो आपको पता है एक ट्रिक होती है, MBBS पेन। MBBS पेन। M मतलब मालदीव, B मतलब भूटान, B मतलब बांग्लादेश, X मतलब श्रीलंका, P मने पाकिस्तान, A मने अफगानिस्तान, है ना, I मने भारत, N मने नेपाल। दोस्तों ये 8 राज्य जो है, ये 8 जो देश हैं, ये आपके कहाँ आते हैं? दक्षिण एशिया में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है नाहवा सीवा, दूसरा ऑप्शन है पारादीप, तीसरा ऑप्शन है इन्नौर, चौथा ऑप्शन है दहेज। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न का उत्तर जान लिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर है कि भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा है? 4 ऑप्शन है नाहवा सीवा, पारादीप, दहेज, लेकिन और इन्नौर। दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका इन्नौर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया। विशाखापट्टनम, पारादीप, तीसरा है मुंबई, चौथा है कांडला। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपने बता दिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों विशाखापट्टनम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं दोस्तों? भारत में कितने जलमार्ग जो है राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? बताइए दोस्तों। इसके लिए ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों 6 होगा। अब दोस्तों आइए इसको विस्तार से समझ लेते हैं कि 6 कौन कौन से हैं। दोस्तों NW1, NW1, ये NW1 मतलब नेशनल वाटरवे प्रथम। ये आपका जाता है दोस्तों इलाहाबाद, इलाहाबाद से कहाँ तक? हल्दिया। ठीक है, जो आपका NW2 है वो आपका कहाँ से कहाँ तक जाता है? सदिया से धुबरी, सदिया से
धुबरी, ठीक है। एक आपका NW3 है, वो आपका जाता है कोल्लम से कुट्टापुरम, कोल्लम से कुट्टापुरम, कोल्लम से कुट्टापुरम, ठीक है। दोस्तों जो आपका NW4 है, NW4 मतलब नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे फोर, ठीक है। नेशनल वाटरवे फोर जो है वो आपका जाता है काकीनाड़ा, काकीनाड़ा, काकीनाड़ा से मरक्कानम, ठीक है। अब दोस्तों NW5 आएगा। NW5 कहाँ से कहाँ तक है? NW5 है आपका तलचर, तलचर से धमरा, तलचर से धमरा। अब लास्ट में आपका रह जाता है NW6, क्या? NW6, जो आपका NW6 है वो आपका जाता है लखीपुर से भांगा, लखीपुर, लखीपुर से भांगा। दोस्तों टू इस समय भारत में कितने जल राष्ट्रीय जल मार्ग विकसित किए जा चुके हैं? 6, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न का उत्तर जान लिया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान क्या है? द्वितीय है। भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना होता है? ऑप्शन है 20%, 45%, 75%, 80%। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, भारत में कुल यात्री परिवहन, भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है दोस्तों? 80%। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? दोस्तों अभी मैंने आपको पिछली बार प्रश्न में डिटेल से बता दिया था, फिर भी NH1, NH7, NH16, NH24 ट्राई करिए। अगर आपने पिछली वाली बात ध्यान से सुनी होगी, पिछले प्रश्न में मैंने जो व्याख्यान दिया था, अगर आपने अच्छी से सुनी होगी तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। दोस्तों भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात किया जाए दोस्तों तो NH7 है, ठीक है दोस्तों। कहाँ से कहाँ तक जाता है? वाराणसी से कन्याकुमारी। कहाँ से दोस्तों? वाराणसी से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ? तमिलनाडु में। वाराणसी कहाँ? UP में। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना कहाँ है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला बरौनी, दूसरा जामनगर, तीसरा कोयली, चौथा मुंबई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा जामनगर। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला दूसरा, दूसरा है पांचवा, तीसरा ऑप्शन है चौथा, चौथा ऑप्शन है तीसरा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? चौथा। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? चौथा। तो पहला कौन है? पहला है आपका चीन, दूसरा कौन है? अमेरिका, तीसरा कौन है? जर्मनी, और चौथा कौन है दोस्तों? भारत। दोस्तों भारत में पवन ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत के राज्यों में सबसे आगे है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ होता है? मतलब जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है? उसके लिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया, मेघालय में, असम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया होगा। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ये है आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी, चौथा ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया होगा। दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। पूरे भारत का लगभग 40% एरिया पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों काली मिट्टी का नंबर आता है, उसके बाद तब लाल मिट्टी का नंबर आता है, उसके बाद तब लैटेराइट मिट्टी का नंबर आता है। भारत में अगर परसेंटेज पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन है? जलोढ़ मिट्टी, उससे कम काली मिट्टी, उससे कम लाल मिट्टी, उससे भी कम लैटेराइट मिट्टी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया दोस्तों? पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा है बांदीपुर नेशनल पार्क, तीसरा है पेरियार नेशनल पार्क, चौथा है इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया होगा। दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना हुई थी लगभग 1932 में। ठीक है दोस्तों, उस समय इसका नाम हुआ करता था दोस्तों हैली नेशनल पार्क। क्या दोस्तों? हैली नेशनल पार्क। दोस्तों इसके किनारे से एक नदी जाती है जिसका नाम है रामगंगा। वही रामगंगा जो गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। पेरियार कहाँ है दोस्तों? केरल में है। दोस्तों पेरियार जहाँ शब्द आ जाए समझ लीजिए केरल में है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिरवन अभयारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा अभयारण्य। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न का उत्तर बता दिए होंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? स्पेशली काजीरंगा अभयारण्य। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है? असम में। कान्हा कहाँ है? एमपी में। गिर कहाँ है? गुजरात में। और जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। तो दोस्तों काजीरंगा अभयारण्य में जो है भारतीय गैंडे पाए जाते हैं, वो एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छी समझ में होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? पहला है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पश्चिम बंगाल। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया होगा कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? गोवा। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए दोस्तों? बताइए। पहला ऑप्शन है लेखाहिया, दूसरा है भीमबेटका, तीसरा घघोरिया, चौथा है आदमगढ़। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए दोस्तों? भीमबेटका। ये भीमबेटका कहाँ है? एमपी में। एमपी में भी कहाँ है? रायसेन एक जिला है। अगर रायसेन जिला है वहाँ पे है। अगर ये आपसे में नहीं देगा तो आपको नर्मदा घाटी देगा, तो नर्मदा घाटी भी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो पूछा जाए कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए,
भीमबेटका। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से लगती है दोस्तों? उसके लिए 4 ऑप्शन दिया: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, पंजाब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया होगा दोस्तों। अगर आप देखो सिक्किम को देखोगे तो ये आपका ऐसे सिक्किम गया है, यहाँ से आपका क्या है नेपाल है, यहाँ पे आपका क्या भूटान है और ऊपर क्या आपका चाइना है। वही बोला कि भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से लगती है। भाई यहाँ पे तो सिक्किम है और यहाँ पे क्या है नेपाल है, यहाँ पे क्या भूटान है और यहाँ पे क्या है चाइना है। तो सिक्किम किससे लगा रहा है? नेपाल से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों क्या होगा? सिक्किम। जून से सितंबर के बीच में भारत में कौन सी ऋतु होती है? कौन सी ऋतु रहती है दोस्तों? पहला ऑप्शन है शरद, दूसरा है शीत, तीसरा है वर्षा, चौथा ग्रीष्म। दोस्तों आप अपने यहाँ ही देख लीजिए, जून से सितंबर महीने के बीच में खूब बारिश होती है, खूब बारिश होती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वर्षा ऋतु रहती है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड क्या है दोस्तों? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया: तटीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार, गंगा का मैदान। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया होगा दोस्तों। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है वो क्या है दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठार, जो कि कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है दोस्तों? पहला ऑप्शन है केटू, जिसको हम गॉडविन एक्सट्रीम भी कहते हैं, कंचनजंगा दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन माउंट एवरेस्ट, चौथा ऑप्शन नंदा देवी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया होगा दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर है केटू। केटू तो आपका पीयूके में है, ये भी भारत में है। कंचनजंगा सिक्किम में, ये भी भारत में है। नंदा देवी उत्तराखंड में, ये भी आपके है। लेकिन ये जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट यही आपका क्या होगा? सही होगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, नेपाल में है। ठीक है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट की सबसे मतलब कि उसकी पूरी ऊंचाई की बात की जाए तो वो कितनी है? 8,850 मीटर है। कितना है दोस्तों? 8,850 मीटर है दोस्तों। आईएएस में क्वेश्चन आया था आईएएस में कि अगर मैं धरती की बात करूं तो धरती जो है क्या बोलते हैं इसको, 8,850 मीटर, ये जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभी याद नहीं आ रहा है कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इसी से रिलेटेड पूछा था माउंट एवरेस्ट से। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है थालघाट, दूसरा ऑप्शन है शिवकिला, तीसरा ऑप्शन है पालघाट, चौथा ऑप्शन है भूरघाट। दोस्तों भूरघाट और थालघाट ये दोनों आपके महाराष्ट्र में है। पालघाट ही एक है जो केरल को तमिलनाडु से मिलाता है। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है बताइए दोस्तों? इसके लिए ऑप्शन है 20 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा दोस्तों। 30 डिग्री इस प्रश्न का उत्तर होगा। कैसे? अक्षांशीय बोल रहा है ना, देखिए दोस्तों ऐसे ऐसे कहेगा। दोस्तों ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट है। कितना है दोस्तों? 37 डिग्री 6 मिनट है। और यहाँ पे क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट है। तो अगर मैं 6 डिग्री 4 मिनट को 37 डिग्री 6 मिनट में से घटा दूँ तो आपको मोटा मोटा मिल जाएगा 30 डिग्री का अंतर। ठीक है दोस्तों। तो वही पूछा है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों पूछा है कि भारत के देशांतरी विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है दोस्तों? 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। ये आपके 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा?
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों 30 डिग्री है। अक्षांशीय विस्तार भी 30 डिग्री तक है और देशांतरी विस्तार भी दोस्तों भारत का 30 डिग्री है। कैसे दोस्तों? ऐसे जो हमारा इंडिया अगर बनाया गया, दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट है। यहाँ पे आपको कहाँ पड़ेगा दोस्तों? 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ क्या पड़ेगा दोस्तों? यहाँ पे क्या पड़ेगा दोस्तों? 97 डिग्री 25 मिनट। दोस्तों जब आप 97 डिग्री 25 मिनट से आप 68 डिग्री 7 मिनट घटाओगे तो भी आपको लगभग 30 डिग्री का अंतर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आएगा। दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों, भारत के देशांतरी विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का है। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया है? बताइए दोस्तों। इसके लिए 4 ऑप्शन है: पार्थियनों, शकु, यूनानियों, कुषाणों। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बता दिए होंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों, यूनानियों ने। दोस्तों भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? दोस्तों इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है: शक, कुषाण, यूनानी और पार्थियन। दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, हमें लगता है आपने बता दिया होगा कि भारत में स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम किसने चलाई थी? दोस्तों यूनानियों ने चलाई थी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों स्वर्ण मुद्राएं से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आइए उसको हम एक जगह देख लेते हैं। दोस्तों यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो आप बताना सर यूनानियों ने। अगर आपसे शुद्ध स्वर्ण सोने पूछे, शुद्ध स्वर्ण सिक्के, ठीक है दोस्तों, सिक्के, तो आप क्या बताओगे दोस्तों? शुद्ध स्वर्ण के सिक्के किसने चलाई? कनिष्क। ठीक है, लेकिन पूछा जाए कि नहीं, सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के शुद्ध स्वर्ण के सिक्के तो चलाए थे कनिष्क ने, लेकिन थोड़ा सा कम शुद्ध रहे लेकिन ज़्यादा सोने का सिक्का, तब आप बताओगे सर गुप्त वंश ने चलाई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको अच्छी समझ में आ गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि चांदी के सिक्के किसने चला? चांदी के सिक्के, दोस्तों चांदी के सिक्के की बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, ये पूछा जाए कि रुपए का सिक्का किसने चला, रुपए का सिक्का किसने चला, तो आप क्या बताओगे? शेरशाह सूरी ने। दोस्तों ये रुपया जो सिंबल है वो कौन दिया, तो आप बताओगे उदय कुमार, उदय कुमार। ठीक है दोस्तों, उदय कुमार। ये रुपये, ये वाला रुपये का सिंबल जो है उदय कुमार ने लिया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि शीशे का सिक्का किसने चलाया था, शीशे का सिक्का, शीशे का सिक्का जो है सातवाहन वंश ने चलाया था। सातवाहन वंश के राजाओं ने चलाया था शीशे का सिक्का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छी समझ में आएगा। तो दोस्तों यही मेरे आज के जो है 50 क्वेश्चन का ये सीरीज था। दोस्तों हमने अभी तक 250 प्रश्न का इतना लंबा जो है सीरीज कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि अच्छा लगा है तो दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है कि यदि आपको मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो मैंने स्टडी कंटेंट लेके आता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। कैसे सपोर्ट करना है? सिंपल सी बात है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियोज़ को शेयर करना है और अधिक से अधिक लाइक देना है। यही हमारे लिए आपकी ओर से ढेर सारा प्यार होगा। ठीक है दोस्तों, आप भी कुछ मोटिवेट करिए हमें,
हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, सब्सक्राइब करके चैनल को, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।